Good morning, all my dear students. Today we discussion about lecture 4. फोर्थ लेक्चर पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये हमारा कक्षा 12 के फर्स्ट चैप्टर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का ये फोर्थ लेक्चर है, जहाँ पर हम लोग निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं कि निषेचन के पूर्व कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, उन्हीं पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो जो तीसरे लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसी के आगे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस फोर्थ लेक्चर में। उसी के आगे से आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा, मतलब जो थर्ड लेक्चर में आपने लिखा है उस तीसरे लेक्चर के आगे आप फोर्थ लेक्चर में आप पढ़ेंगे। मैंने बताया था कि थर्ड लेक्चर में मैंने एंडोथीशियम की बात कर ली थी। अब मैं एंडोथीशियम से आगे की बात करता हूँ कि एंडोथीशियम के आगे क्या क्या बनता है। ठीक है, बात चल रही थी लघु बीजाणु जनन की, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात चल रही थी। तो एंडोथीशियम की बात कर रहे थे। एंडोथीशियम मैंने बताया था कि जो प्राइमरी पैराइटल सेल होती हैं, पराग कोश के अंदर पाई जाने वाली प्राइमरी पैराइटल सेल लगातार विभाजन करती हैं और 3 से 5 स्तर बना लेती हैं। उन्हीं में जो अंदर वाला स्तर होता है उसे एंडोथीशियम कहते हैं और जो बाहर वाला स्तर उसे पेरीथीशियम कहते हैं। ये कहानी नोन पढ़ ली थी। तो अब बात आती है कि एंडोथीशियम के बाद क्या होगा। तो एंडोथीशियम से बात करते हैं, क्योंकि मैं लेक्चर थर्ड को लेक्चर 4 से जोड़ रहा हूँ। एंडोथीशियम के नीचे, एंडोथीशियम के नीचे पाई जाने वाली, परत को टैपिटम कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि टैपिटम किसे कहते हैं, आज बताएंगे। तो सीधी सी बात है कि जो एंडोथीशियम के नीचे पाई जाने वाली परत, जो परत एंडोथीशियम के नीचे पाई जाती है उसी को आप लोग टैपिटम कहते हैं। जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ ये सारा कुछ आपको थर्ड लेक्चर के आगे अपनी कॉपी पर जोड़ना है। ठीक है, तो एंडोथीशियम के नीचे जो परत होती है उसे क्या कहते हैं, टैपिटम कहते हैं। और ये सबसे नीचे की लेयर होती है, ये है सबसे नीचे की अंतः लेयर। क्या होती है, लेयर मीन्स होता है परत। ठीक है, ये सबसे नीचे की अंतः लेयर होती है, सबसे नीचे की परत होती है। ठीक है, तो सबसे नीचे की अंतः लेयर, लेयर को हिंदी में क्या कहते हैं, परत। तो सबसे नीचे की परत होती है। ठीक है, तो एंडोथीशियम के नीचे की जो परत होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टैपिटम कहते हैं। और टैपिटम जो होती है वो सबसे नीचे की परत है, सबसे नीचे पा जाती है, इसीलिए ये क्या होती है, सबसे अंतः परत होती है, सबसे अंदर पाई जाने वाली, यानी पराग कोश के अंदर सबसे अंदर वाली परत का नाम क्या है, वो टैपिटम कहलाती है। जो उसका हम लोगों ने जिक्र किया है वो कौन है, वो टैपिटम कहलाती है। तो हम लोग अब टैपिटम की ही बात कर लें कि टैपिटम क्या है। तो टैपिटम क्या होती है, टैपिटम, यहाँ से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी मुख्य है कि पेपर में आता है टैपिटम किसे कहते हैं। तो हम लोग टैपिटम की बात कर लें। टैपिटम क्या है, टैपिटम किसे कहते हैं, टैपिटम का फंक्शन क्या है, टैपिटम करती क्या है पराग कोश में। ठीक है, तो टैपिटम क्या है, टैपिटम जो होती है वो पराग कोश की, टैपिटम पराग कोश मतलब एंथर में पाई जाती है, क्योंकि जो लघु बीजाणु जनन है वो पराग कोश के अंदर ही संपन्न होता है, यानी एंथर के अंदर संपन्न होता है। तो टैपिटम क्या है, टैपिटम पराग कोश की अंतः, मतलब पराग कोश के अंतः, अंतः मीन्स अंदर,
तो पराग कोश की सबसे अंदर की परत कौन है? टैपिटम है। तो टैपिटम पराग कोश की अंतः, और होती कैसी है टैपिटम? एक कोशिकीय, अंतः एक कोशिकीय परत होती है। ठीक है, तो टैपिटम क्या है? टैपिटम पराग कोश के अंदर पाई जाने वाली अंतः मीन्स सबसे अंदर होती है। ये कैसी होती है बेटा? एक कोशिकीय। कैसी है ये? एक कोशिकीय परत होती है, जिसकी सेल्स कैसी होती हैं? जिसकी कोशिकाएं कैसी होंगी? जिसकी कोशिकाएं बड़ी तथा लंबी होती हैं। ठीक है, इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं, लंबी कोशिकाएं होती हैं। किसकी? टैपिटम की सबसे बड़ी होती हैं। और करते क्या ये कह सकते हो कि ये जो बड़ी होती हैं, और देखो एक सीधी सी बात ये है कि आप लोग जान लें कि जो टैपिटम है वो टैपिटम पराग कोश की अंतः एक कोशिकीय परत होती है। पेपर में टैपिटम किसे कहते हैं ये क्वेश्चन खूब आता है। ठीक है, तो अंतः एक कोशिकीय परत होती है जिसकी कोशिकाएं बड़ी तथा लंबी होती हैं। ठीक है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं और लंबी होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक विभाजन होता है। कैसा विभाजन? जो टैपिटम की कोशिकाएं हैं वो समसूत्री विभाजन करती हैं। कैसे? देखो, लंबी होती हैं। इसकी टैपिटम, इसकी कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करके पॉलीप्लाइड मैंने होता है बहुगुणित। कैसे होती है? बहुगुणित मतलब बहुत सारी। बहुगुणित मतलब होता है बहुत सारी कोशिकाएं बन जाना, क्योंकि लगातार जो टैपिटम होती है, टैपिटम पर कभी भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। टैपिटम पर हमेशा कौन सा विभाजन होता है? टैपिटम की कोशिकाओं पर कौन सा है? समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन करके पॉलीप्लाइड, मतलब पॉली मीन्स होता है बहुत सारी, प्लाइड मतलब कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं तैयार हो जाती हैं। मतलब कोशिकाओं का बहुत सारी संख्या में कोशिकाएं तैयार हो जाएंगी, पॉलीप्लाइड हो जाती हैं। तो विभाजन करके पॉलीप्लाइड यानी बहुगुणित हो जाती हैं। कौन? टैपिटम की कोशिकाएं। ठीक है, तो उन पर समसूत्री विभाजन हुआ और क्या हुआ? पॉलीप्लाइड हो गई। फिर क्या होता है बाद में? इनमें क्या होगा? जब ये बनती रहती हैं तो धीरे धीरे ये कह सकते हो नष्ट भी होती हैं, क्योंकि इनका काम क्या है? जो टैपिटम होती है, पूछा था कि टैपिटम का काम भी क्या है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि टैपिटम करती क्या है। तो क्या हुआ? समसूत्री विभाजन किया और पॉलीप्लाइड हो गई, यानी बहुत सारी सेल्स बन गई, बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो गया। और फिर क्या होगा? और बाद में यह नष्ट होने लगती हैं। बनती तो हैं लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में ये नष्ट होने लगती हैं, और नष्ट होने लगेंगी और क्या करेंगी? और पराग कणों को पोषण देने का कार्य करती हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर कोई पूछता है कि टैपिटम किसे कहते हैं तो कह दोगे कि टैपिटम पराग कोश की अंतः एक कोशिकीय परत होती है जिसकी कोशिकाएं बड़ी तथा लंबी होती हैं।
इसकी कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करके पॉलीप्लाइड हो जाती हैं और बाद में ये धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, जो और परागकणों को पोषण देने का कार्य करती हैं। ये हमारा टैपिटम का क्वेश्चन हो गया। अब ये जो टैपिटम है, इस टैपिटम के साथ में कुछ और भी होता है, यानी टैपिटम के साथ में कुछ और भी पाया जाता है। अब वो टैपिटम के साथ में क्या पाया जाता है मैं बताता हूँ क्लियर कि टैपिटम कहता है। एक मैं नोट लिखाता हूँ आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नोट। टैपिटम के साथ, जो टैपिटम होता है, टैपिटम के साथ में कुछ होता है। जो टैपिटम है, टैपिटम जो होती है वो परागकोश के सबसे अंदर पाई जाती है। परागकण जो होते हैं परागकणों के संपर्क में रहती है और परागकणों को पोषण देने का काम करती है। मैं बता चुका हूँ आपको, अभी ये लिखा है परागकणों को पोषण देने का कार्य करती है। तो टैपिटम के साथ स्पोरोपोलेनिन, टैपिटम के साथ स्पोरोपोलेनिन की परत पाई जाती है। क्या होता है? परत पाई जाती है। यानी टैपिटम जो होती है, टैपिटम के साथ साथ में बिल्कुल टैपिटम से लगी हुई, टैपिटम से चिपकी हुई स्पोरोपोलेनिन की परत पाई जाती है। आपको बता दें, पादप जगत में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ अगर कोई है प्लांट जगत में, यानी पादप जगत में कोई सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है तो वो कोई और नहीं, यही है स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, तो वही बात कह रहा हूँ मैं, टैपिटम के साथ साथ में स्पोरोपोलेनिन की परत पाई जाती है, जिसे यूबिस बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे यूबिस बॉडी कहते हैं। तो ये क्या है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो यूबिस बॉडी कहते हैं। और जो यूबिस बॉडी होती हैं तो ये करते क्या हैं कि जो परागकण होते हैं, परागकण की जो बाहर वाली भित्ति होती है, परागकण की जो सबसे ऊपर की परत होती है, उसको बनाती है कौन? तो जो परागकण की सबसे ऊपर की जो परत होती है, जैसे हम लोग चना खाते हैं, चना के ऊपर जो छिलका होता है, ऐसे जो परागकण होता है, परागकण के ऊपर जो छिलका होता है या परागकण के सबसे ऊपर जो परत होती है, उसे कौन बनाता है? उसे बनाने का काम करती हैं यूबिस बॉडी कह सकते हो या फिर स्पोरोपोलेनिन कह सकते हो। तो टैपिटम के साथ स्पोरोपोलेनिन की परत पाई जाती है, जिसे हम लोग यूबिस बॉडी कहते हैं। यह है परागकणों की बाह्य मतलब बाहरी भित्ति को बनाने का कार्य करती है। क्लियर? तो ये टैपिटम की बात हो गई। तो टैपिटम है, टैपिटम के साथ में स्पोरोपोलेनिन की परत है, उसे हम लोग यूबिस बॉडी कहते हैं। ये यूबिस बॉडी हो गई। और यूबिस बॉडी करती क्या है? ये परागकणों की जो बाहर वाली भित्ति होती है, उस बाहरी भित्ति का क्या करती है? निर्माण करती है। तो बाहरी भित्ति को बनाने का काम कौन करता है? स्पोरोपोलेनिन करती है। अब पूरी तरीके से क्या हुआ? परागकण बन चुके हैं। यहाँ पर ये हमारा थर्ड लेक्चर में कुछ हमारा रह गया था, वो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा ये। तो ये सारा था सब कुछ परागकोश के बारे में हो गया। परागकोश के अंदर परागकणों का विकास हो गया, परागकण बन गए। अब हम लोग बात करते हैं कि परागकोश जब पूरी तरीके से मैच्योर हो गया, परागकण बन गया, इसका मतलब ये हुआ कि अब परागकोश पूरी तरीके से क्या हो गया है? मैच्योर हो गया है, परिपक्व हो गया है। अब क्या होगा? अब ये परागकोश फटेगा, परागकोश फटेगा और इसके अंदर जो परागकण हैं वो निकल कर कहाँ आएंगे? बाहर आएंगे। तो अब जो हमारा हेडिंग है, जो हेडिंग हमारी पड़ेगी, वो पड़ेगी परागकोश का स्फुटन। नई हेडिंग कौन सी हेडिंग है हमारी? यहाँ पे डालता हूँ, डेसेंस ऑफ एंथर। हिंदी में इसे
पराग कोश का स्फुटन, पराग कोश का स्फुटन, ये हम लोगों की हेडिंग है मेन। ये हम लोग पढ़ेंगे कि पराग कोश का स्फुटन कैसे होता है, यही हेडिंग आप लोग डालेंगे इसके आगे। तो डेसेंस ऑफ एंथर, पराग कोश का स्फुटन, ये भी क्वेश्चन इंटर में आ चुका है कि पराग कोश का स्फुटन के बारे में समझाइए, पराग कोश का स्फुटन किसे कहते हैं, तो उसके बारे में हम लोगों को सारी चीज़ समझानी है। तो कैसे होता है पराग कोश का स्फुटन, वो बताना है भाई। देखो और सीधी सी बात है, जब एंथर क्या होगा, मैच्योर हो जाएगा, जब पराग कोश पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, मैच्योर, परिपक्व हो जाएगा, जवान हो जाएगा कह सकते हो। तो क्या होता है, जब पराग कोश पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, मतलब जब पराग कोश पूरी तरह से परिपक्व माने होता है, जवान हो जाता है, या कह सकते हो कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है पराग कोश, उसके अंदर परागकण बन चुके हैं, ये बोल सकते हो। तो जब पराग कोश पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो इसके अंदर जो मध्य वाली परत थी एंडोथीशियम, और जो टैपिटम थी वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। टैपिटम समाप्त क्यों हो गई, क्योंकि टैपिटम परागकणों को पोषण देती है। परागकण पहले छोटे थे, टैपिटम ज़्यादा थी, तो परागकण धीरे धीरे बढ़ते गए, टैपिटम को खाते गए, टैपिटम का पोषण लेते गए, धीरे धीरे टैपिटम ख़त्म हो गई, परागकण पूरी तरीके से क्या हो गए, तैयार हो गए। ठीक है, तो जब पराग कोश पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो मध्य परत, इसके जो मध्य वाली परत होती है वो मध्य परत तथा टैपिटम पूरी तरह से, टैपिटम पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो वह परागकोश क्या हो गया, परागकोश बड़ा हो गया, परागकोश के अंदर जो मध्य वाली परत है वो भी खत्म हो जाएगी, और जो टैपिटम इसको पोषण दे रही थी परागकणों को वो भी क्या होगी, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो बचेगा फिर क्या, इसमें केवल क्या होता है, एंडोथीशियम रह जाती है। मध्य परत भी चली गई, टैपिटम भी खत्म हो गई, तो बचा क्या, तथा कौन सी, एंडोथीशियम। एंडोथीशियम कौन सी, एंडोथीशियम ये है, क्योंकि एंडोथीशियम के नीचे ही कौन थी, टैपिटम थी। टैपिटम खत्म हो गई तो बचा कौन, एंडोथीशियम, तथा एंडोथीशियम शेष रह जाती है। एंडोथीशियम शेष रह जाती है, जो अब ये एंडोथीशियम क्या करेगी, एंडोथीशियम रह गई है, और यही एंडोथीशियम धीरे धीरे क्या करेगी, फटना शुरू कर देगी। एंडोथीशियम से ही क्या होता है, स्फुटन होता है। स्फुटन माने होता है फूट जाना, तो परागकोश क्या करेगा, फटेगा, तो स्फुटन होगा, और एंडोथीशियम क्या होगी, वही फट जाएगी, फिर ये फट जाएगी और स्फुटन हो जाएगा। जो फट जाती है, जो फट जाती है। तो कोई पूछे आपसे कि कोई पूछे कि परागकोश का स्फुटन कहाँ से होता है, तो परागकोश का जो स्फुटन है, परागकोश जो फटता है वो एंडोथीशियम से फटता है, क्योंकि एंडोथीशियम टूटती है तभी परागकण बाहर निकलते हैं। फटेगा तो परागकण इसके अंदर जो भरे हुए हैं वो बाहर निकल आएंगे। ठीक है, शेष रह जाती है जो फट जाती है, और परागकण धीरे धीरे, परागकण धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते। ठीक है,
तो परागकण क्या होंगे, वो धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। इसे ही पराग कोश का स्फुटन कहते हैं। पराग कोश का स्फुटन कहते हैं। तो ये आपका परागकोश का स्फुटन हो गया, परागकोश फट गया, परागकोश से परागकण बाहर निकल आए। कौन सी लेयर फटती हैं, एंडोथीशियम फटती हैं, तो एंडोथीशियम फट जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करेंगे लघु बीजाणु की। जो ये परागकण बना है, हम लोग अब परागकण के बारे में बात करेंगे, परागकण क्या होता है। तो परागकण क्या है, परागकण पर देखेंगे। तो अब हम लोगों की जो हेडिंग है नेक्स्ट, वो है परागकण। इसको हम लोग माइक्रोस्पोर कहते हैं, ठीक है। तो अब परागकण बाहर निकल आए हैं, अब परागकण पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों की क्या है, नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों की पढ़ेगी बीचों बीच में परागकण। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग परागकण के बारे में पढ़ेंगे कि परागकण क्या है, और इसे हम लोग माइक्रोस्पोर में कह सकते हो कि माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्पोर के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो परागकण को समझना है कि परागकण क्या है। तो ये देखो क्या होता है, ये क्या होता है, एक कोशिकी। तो एक तो सीधी बात है कि परागकण कैसे होते हैं, एक कोशिकी, क्योंकि परागकण बने किससे हैं, कोशिका से बने हैं, माइटोसिस हुई, मियोसिस हुई, पीएमसी से बने हैं, पॉलिन मदर सेल से बने होते हैं। तो परागकण कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। दूसरा गोल होते हैं, अंडाकार होते हैं। तो ये परागकण की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो परागकण कैसा है वो देखते हैं। तो परागकण क्या होता है, ये है, देखते हैं। परागकण यहाँ से लिखते हैं, परागकण एक कोशिकीय कैसे होते हैं, एक कोशिका के बने होते हैं, एक कोशिकीय, ठीक है। यूनिसेलुलर अंग्रेजी में कहते हैं इसको, एक कोशिकीय को अंग्रेजी में यूनिसेलुलर। तो परागकण कैसे होते हैं, एक कोशिकीय, ठीक है। गोल आकृति में कैसे, गोल या अंडाकार होते हैं। कैसे होते हैं, गोल या अंडाकार होते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आपसे कोई पूछता है कि परागकण कैसे होते हैं, परागकण क्या है, और इसे हम लोग नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे नर युग्मक भी कहते। भाई परागकण है, परागकण नर तो होते ही है, ये सबको पता है। तो परागकण कैसे होते हैं, एक तो पहली बात तो ये है कि परागकण होते कैसे हैं। परागकण एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय मतलब सिंगल कोशिका बने होते हैं, गोल या अंडाकार होते हैं, इसे नर युग्मक कहते हैं। यह है अगुणित, द्विगुणित नहीं होता है परागकण, कभी भी अगुणित होता है। तो कई सारी चीज़ें हैं परागकण के बारे में कि परागकण एक कोशिकीय होता है, परागकण गोलाकार का हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, और नर युग्मक भी कहते हैं। इस परागकण को हम लोग अंग्रेजी में इसे माइक्रोस्पोर कहते हैं। और ये कैसा होता है, ये अगुणित होता है। इसके ऊपर क्या होता है, इसको दो परत पाई जाती है, एक होती है एक्साइन और एक होती है एंटाइन। तो परागकण में क्या होती है, परागकण में दो परतें पाई जाती हैं। कितनी, परागकण में दो परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें, दो परतें पाई जाती हैं। जैसे मान लो ये कोई परागकण है, तो परागकण के जो ऊपर की परत होगी इसको हम लोग कहेंगे एक्साइन, और जो अंदर की परत होगी उसे कहेंगे हम लोग इंटाइन। यानी कह सकते हो जो परागकण होता है उस परागकण के ऊपर दो परतें पाई जाती हैं। परागकण मान लो गोल आकार का परागकण होता है, उसके ऊपर की जो परत होगी सबसे ऊपर वाली उसे हम लोग एक्साइन कहते हैं, और जो परागकण के अंदर की परत होती है, सबसे अंदर वाली परत होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटाइन कहते हैं। तो एक्साइन और एंटाइन दो परतें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है,
तो एक्साइन क्या है, एक्साइन पर बात करते हैं तो एक्साइन की बात करेंगे हम लोग, तो एक्साइन पे और इंटाइन की बात करेंगे, ठीक है। एक्साइन इंटाइन दो परतें पाई जाती हैं जिन्हें एक्साइन तथा इंटाइन कहते हैं, ठीक है। तो परागकण में दो परतें हैं, एक एक्साइन है और एक इंटाइन है। एक्साइन कैसी होती है और इंटाइन कैसी होती है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। एक्साइन, फर्स्ट हम लोग एक्साइन पर बात करते हैं कि एक्साइन क्या है, ठीक है। एक्साइन, एक्साइन क्या होती है, बाहर की परत होती है। यह है पराग कण की बाहरी परत होती है। कैसी है ये परागकण की बाहरी परत होती है जो हल्की, मोटी तथा खुरदरी होती है। कैसी, हल्की, मोटी तथा खुरदरी, यानी परागकण जो होता है, परागकण के ऊपर जो बाहर वाली परत होती है वो कैसी होती है, हल्की, मोटी और खुरदरी होती है। मतलब हल्की मोटी होगी और थोड़ी सी खुरदरी होगी, लेकिन ये मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि ये किसी चीज़ की बनी होती है। वो क्या है, हल्की, मोटी, खुरदरी होती है। यह है स्पोरोपोलेनिन, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे अभी पर कहीं पर, ये है, इसी बनी होती है। ये है स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि परागकण की जो बाहर वाली परत होती है वो कैसी होती है, तो परागकण की जो बाहर वाली परत होगी वो कैसी होगी, थोड़ी सी मोटी होती है, हल्की सी, और खुरदरी होती है। खुरदरी होगी, बाहर की परत है ये एक्साइन जिसको कहते हैं हम लोग। एक्साइन मीन्स वैसे ही बाहर होता है, तो बाहर परत होती है जो हल्की, मोटी, खुरदरी होगी, और ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हो कि परागकण की जो बाहर वाली परत होती है वो किसकी बनी होती है। तो परागकण की जो बाहर वाली परत होती है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, इंटाइन की। ये क्या है, देखो ये है परागकण की अंदर वाली परत होती है, अंतः परत होती है, जो पतली तथा कोमल, मतलब मुलायम, कोमल होती है। यानी परागकण के जो ऊपर की परत होती है, बाहर वाली होती है, वो हल्की, मोटी तथा खुरदरी होती है और स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। जबकि परागकण की जो अंतः परत होती है वो पतली है और कोमल होती है, उसे हम लोग इंटाइन कहते हैं। ये इंटाइन है तो कोमल होती है। ये बनी किसकी होती है, ये भी किसी बनी होती है। यह है पैक्टोसेलुलोज, आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा पैक्टोसेलुलोज। यह पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। ये हमारा, तो ये क्या हुआ, ये पैक्टोसेल, मान लो ये परागकण है और परागकण में जो बाहर वाली परत होगी ये क्या है, एक्साइन कहलाती है, और जो अंदर से परत होगी वो कहलाएगी इंटाइन। लेकिन आपसे ये पूछ सकती है क्या है, पॉलिन ग्रेन है। पॉलिन ग्रेन मतलब परागकण, ठीक है। ये परागकण का चित्र है। तो एक्साइन इंटाइन आपको मालूम पड़ गया। तो परागकण की जो एक्साइन होती है, जो बाहर वाली परत होती है, वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, और जो इंटाइन वाली, जो अंदर वाली परत होती है परागकण की, वो पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। तो ये आपका आज कंप्लीट हो गया, कंप्लीट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। साथ साथ में पराग कोश का स्फुटन भी पढ़ लिया आपने, और उसके बाद जब परागकण बाहर, जो परागकण बन गए थे तो परागकण के बारे में पढ़ लिया कि परागकण कैसा होता है। अब नंबर आता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब परागकणों का विकास हो चुका है। अब हम लोग ओवरी और ओव्यूल, फीमेल गैमेटोफाइट की बात करेंगे, मादा युग्मकोद की बात करेंगे। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस
ये हमारा आज का लेक्चर 4। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर 5 में मेगा स्पोरोजेनेसिस को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ते रहें और लेक्चर को हर लेक्चर आप जोड़ते रहें अपनी कॉपी पे। तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे हम लोग, मेगा स्पोरोजेनेसिस। इस मेगा स्पोरोजेनेसिस को हम लोग पढ़ेंगे कि जहाँ पर ओवरी और ओव्यूल दोनों का विकास पढ़ेंगे। ये कल हमारा टॉपिक होगा लेक्चर 5। इस लेक्चर 5 में हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस फीमेल की बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोगों का ये कंप्लीट हो गया, टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया। ठीक, कल से हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस बात करेंगे। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।